सर जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, एक बार फिर से आप मुझे आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दरअसल भारत के अगल बगल में बहुत घटनाक्रम घट रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनके ऊपर बातचीत की जाए। हाल ही में पाकिस्तान चाह रहा है कि सार्क जैसा एक और संगठन बनाया जाए और उसके लिए बांग्लादेश सहमति दे चुका है। और खबरें आ रही हैं कि भारत को छोड़कर जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनको शामिल किया जाए और वहां पर चीन को एक अहम रोल दिया जाए, क्योंकि पैसे वाला कोई तो चाहिए। भारत के बिना साउथ ईस्ट एशिया में कोई बड़ा संगठन अ, देख सकते हैं आप? देख रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है सर? सर देखिए राजेश जी, साउथ एशिया में भारत के बिना कोई भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई आशय नहीं रह जाता। भारत का एक जो प्रेजेंस है पूरे साउथ एशिया में, वो ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है। और एक भारत सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र साउथ एशिया का है। और ये साउथ एशिया की संकल्पना में यदि आप भारत को अगर माइनस कर देते हैं या कोई ऐसा माइनस करने के मंसूबे रखता है, पाकिस्तान अगर ऐसे मंसूबे रखता है, तो जाहिर है कि उसका कोई भी रीजनल कोऑपरेशन का इनिशिएटिव सफल नहीं हो सकता। और भारत के प्रयासों की वजह से ही ये जो 1985 में बना जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क जो है अस्तित्व में आया था। और सार्क की प्रक्रिया भारत के सहयोग से और भारत के पूरे प्रयासों से और बड़े डोमिनेटिंग जो भारत का जो पूरा प्रेजेंस है साउथ एशिया में, उसकी वजह से आगे बढ़ रही थी। लेकिन पाकिस्तान का जो भारत विरोधी रवैया जी सार्क के मंचों पर भी जब दिखने लगा, और पाकिस्तान जब सार्क के मंचों का दुरुपयोग भारत के नितांत आंतरिक मामले कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की उसकी जो साजिशें रही हैं, उसके तहत जब उसका वो इस्तेमाल करने की वो कोशिशें करने लगा, साजिशें करने लगा, तो ऐसे में जो सार्क की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाई। और जाहिर है कि 2014 में ही जो है तक ये चल पाया। उसके बाद आप देखिए तो अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई, उरी का जो बिल्कुल हमला हुआ, और जाहिर है कि उसके बाद से ये प्रक्रिया बिल्कुल रुकी हुई है। लेकिन इसका जो विकल्प है वो अगर किसी ने ढूंढा है तो वो भारत ने ढूंढा है। और भारत जी। ने बिम्स्टेक जिसको कहते ओके। हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन, जो बिम्स्टेक का जो इनिशिएटिव भारत जो पहले से चल रहा था, 1997 से चल रहा था, उसको भारत ने सार्क की जगह पर तेज गति से आगे बढ़ाया है। और बिम्स्टेक के माध्यम से भारत साउथ एशिया के राष्ट्रों को माइनस पाकिस्तान वो जी साथ में लाने में भारत सफल हुआ है। हालांकि अवश्य है कि अफगानिस्तान उसका पार्ट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को अभी भी फुल रिकॉग्निशन नहीं है। तो ऐसे में जो बिम्स्टेक के माध्यम से, जिसमें कि पाकिस्तान कोई अड़चन अवरोध नहीं खड़ा कर सकता, उसका सदस्य नहीं है, तो उस माध्यम से भारत जो साउथ एशिया के स्तर की जो रीजनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। बिम्स्टेक का ठीक। एक फायदा ये भी है कि वो साउथ ईस्ट एशिया के दो राष्ट्रों को भी कवर करता है, जो कि म्यांमार और थाईलैंड। तो ये वो ओके। जो बिम्स्टेक के माध्यम से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच का जो कनेक्ट है, जो कोऑपरेशन है, वो भी बढ़ाने में मदद मिल रही है। और भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बिम्स्टेक के माध्यम से आगे बढ़ा पा रहा है। लेकिन जो सार्क का जो कार्य था साउथ एशिया के स्तर के रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने का, वो अब बिम्स्टेक के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो ये ठीक अगर है। देखिए राजेश जी, अगर इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को सार्क के प्रोसेस को डिसरप्ट करने का अगर किसी को उठाना पड़ा है, तो वो पाकिस्तान को ही उठाना पड़ा पाकिस्तान। है। पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन हो गया है। लेकिन जो भारत का जो रीजनल कोऑपरेशन बिम्स्टेक के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, दो तीन पॉइंट और हैं जिनको मैं आपसे समझना चाहूंगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना की इस जुगलबंदी को आप कैसे देख रहे हैं और क्या नतीजा इसका होने वाला है? और भारत के लिहाज से तीनों देशों की बढ़ती नजदीकियां क्या मायने रखती हैं सर? देखिए चाइना साउथ एशिया में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है। साउथ एशिया में वो अपने दबदबे को बढ़ाने की साजिशें रच रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो एक टारगेट रहता है कि वो भारत के साउथ एशियन जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके माध्यम से घेरना, उन राष्ट्रों को डेब्ट ट्रैप में फंसाना और जी उनका एक्सप्लॉयटेशन करना। जैसा कि आपने पाकिस्तान का देखा कि चाइना
अपने जो एक औपनिवेशिक जो BRI के तहत जो चलाई जाने वाली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की का जो जी, प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से वो पाकिस्तान को अपने उसने जद में ले लिया है। पाकिस्तान को कर्ज की जाल में फंसा लिया है। डेब्ट ट्रैप में $62 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वो कर चुका है। और उसी तरीके से श्रीलंका में भी आप देखें तो हम्बनटोटा पोर्ट को जिस तरीके से चाइना ने एक डेब्ट ट्रैप में फंसा करके लीज पर लिया। मालदीव्स में भी ऐसी साजिशें रची थी, इसकी वजह से जी, मालदीव्स में एक संकट भी आया था। और जाहिर है कि चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, हर जगह चाइना अपनी ऐसी साजिशें रचता है। और अफगानिस्तान को भी वो अपने अपने अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, वहां के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए वो अपने CPEC को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करना चाहता है। तो जी, ये जो चाइना की साजिशें हैं वो लगातार चल रही हैं और उसका जो लक्ष्य है वो अपने आर्थिक लाभ को उठाना और उन राष्ट्रों के माध्यम से भारत को घेरना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो एक मंसूबे पाले जा रहे हैं कि एक माइनस इंडिया करके और एक सार्क का अल्टरनेटिव खड़ा करेंगे, उसका उसमें ज्यादा उसे सफलता नहीं मिलने जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो बांग्लादेश की जो सरकार है, जो वर्तमान की सरकार है, उसकी जो जी, प्रकृति है वो एक डिस्टेबलाइजिंग रिजीम के तौर पर दिखाई देता है। हालांकि अब बांग्लादेश में ओके, चुनाव होने जा रहे हैं फरवरी में और हम आशा करते हैं कि वो चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे और एक ऐसी सरकार बनेगी जो कि बांग्लादेश के जो लोगों के जो विल को और वहां के लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि फरवरी के बाद किस तरीके के हालात वहां बनते हैं। और अभी शेख हसीना तो भारत में है, तो ऐसे में जी, क्या ये किस तरीके का इलेक्शन होंगे उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश की जो वर्तमान की सरकार है वो निर्वाचित सरकार नहीं है, वो एक अंतरिम जी, गवर्नमेंट है। और अंतरिम गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव या सहमति इत्यादि देती है पाकिस्तान के साथ मिलकर के, तो उसके पीछे के मंसूबे समझे जा सकते हैं कि ये जो कट्टरपंथियों के द्वारा बिठाई गई सरकार है और वो कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है, पाकिस्तान के डीप स्टेट के इशारों पर काम कर रही है। इसी वजह से इसके द्वारा अगर कोई सहमति दे भी दी जाती है तो जी, उसका कोई बड़े अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। और उसका कोई, मेरा मानना है कि उसको भी ज्यादा ट्रैक्शन मिलना मुश्किल है। और जब कोई दूसरी सरकार आएगी तो फिर संभव है कि वो स्थितियां बदल जाएंगी। तो इसी वजह से जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान के द्वारा सार्क के अल्टरनेटिव को डेवलप किए जाने के जो मंसूबे हैं भारत को किनारे करके माइनस करके, वो सफल नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि भारत के बिना साउथ एशिया का जो पूरा संकल्पना बेमानी हो जाती है। भारत को यदि माइनस ओके, करते हैं तो साउथ एशिया का कोई मतलब नहीं रह जाता। और चाइना तो वैसे भी साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। चाइना तो एक उसमें इस रीजन में आकर के अपनी दखल बढ़ाना चाहता है। साउथ एशिया ठीक है। का अगर कोई संकल्पना तभी पूरी हो सकती है जिसमें कि भारत जब हो। भारत और भारत जी, इस बात को मैं कहना बस चाहता एक एक आखिरी सवाल है भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को हम कैसे देखें? जिस वक़्त पाकिस्तान, बांग्लादेश नज़दीक आ रहे हैं, उस वक़्त भारत और तालिबान भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। उनके विदेश मंत्री मुत्ताकी आए, उनके उद्योग मंत्री भारत में आए। अब खबरें हैं कि उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी अगले हफ्ते शायद भारत आ रहे हैं और कुछ दवाइयों को लेकर जो है, मेडिसिन्स को लेकर जो है, एक बड़ी अहम डील हो सकती है। तो भारत-अफगानिस्तान के रिश्तों को हम कैसे देख सकते हैं मौजूदा वक़्त में? देखिए राजेश जी, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों का जो सबसे बड़ा आधार है और जो सबसे बड़ी मजबूती है वो है पीपल टू पीपल कनेक्ट। जो पीपल टू पीपल कोऑपरेशन भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में हमेशा रहा है। चाहे वहां पे तालिबान का शासन रहा हो या तालिबान के अलावा अन्य चाहे वो गनी की सरकार, करजाई की सरकार, उसके पहले की जो सरकारें, सभी भारत और जी, अफगानिस्तान के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट, इसका सबसे बड़ा आधार है। और इस बात को भारत लगातार अपने ध्यान में रखता है, भारत की सरकार अपने ध्यान में रखती है। और इसी वजह से आप देखिए तो 15 अगस्त 2021 के बाद से जो वहाँ परिवर्तन आए, तालिबान ने जो काबुल की सत्ता को टेक ओवर किया और जी। नेटो और अमेरिका की फोर्सेस के विड्रॉ के बाद जो वहाँ पर एक अस्थिर स्थितियां बनी, उसमें भारत ने ये जरूर था कि तालिबान की सरकार को हमने भी रिकॉग्निशन नहीं दिया और किसी ने भी नहीं दिया था। लेकिन भारत का जो एक अफगानिस्तान के प्रति जो अप्रोच था वो एक कोऑपरेटिव अप्रोच था। और जब तक वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की जो स्थितियां रही, उसमें भारत जो है अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार के साथ बिल्कुल सर। एक वर्किंग अरेंजमेंट बना करके उनको जो है जो भी आवश्यक वस्तुएं थी, चाहे फूड हो, मेडिसिन हो, उसकी सप्लाई करता रहा। और अब 4 वर्ष का जो लगभग समय जो बीत गया है, उसके बाद से अब ये स्थितियां बनती हुई अवश्य दिखाई दे रही हैं कि भारत और तालिबान की सरकार के बीच में एक जो वर्किंग अरेंजमेंट है वो और अधिक बेहतर होते जा रहे हैं।
और अब भारत ने अपनी एम्बेसी भी वहाँ पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। और हालांकि जी, भारत ने आज तक अभी भी मान्यता फुल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के समय में भारत और तालिबान की सरकार के बीच के जो संबंध है वो सुधरे हैं। और लेकिन उसका सुधरने का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को ध्यान में रखते हुए उन संबंधों को फिर से रिस्टोर करना चाहता है। और जितना अधिक से अधिक हम अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। और देखिए राजेश जी, भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई हैं, बिल्कुल टनल्स सर। बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, सलमा डैम जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री डैम के तौर से भी जानते हैं। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भारत ने किया था। भारत के इंजीनियर्स और वर्कर्स ने अपने अपने बहुत ही जीवन को रिस्क में डाल करके वहां पर अनेक प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। और यदि आप अफगानिस्तान के आम लोगों से पूछें कि उनकी भारत के बारे में क्या सोच है, तो भारत को मित्र के तौर पर देखते हैं। तालिबान की जी, सरकार में भी जो वहाँ के लोग हैं, तालिबान के एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी भारत को एक मित्र के तौर पर देखते हैं। अभी आमिर मुत्ताकी की जो यात्रा हुई, अनेक मंत्रियों की जो यात्रा हुई, अभी हेल्थ मिनिस्टर भी आने वाले, तो ये जो पूरी स्थिति है वो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि भारत और तालिबान की सरकार के बीच में संबंध है और अधिक प्रगाढ़ होंगे। और मैं अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध ब्रेक डाउन हो चुके हैं। और जी, पाकिस्तान जिस तरीके का व्यवहार करता है, ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार भी उससे बहुत व्यथित है और वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। और भारत की सरकार भी जाहिर है कि आतंकवाद के प्रति हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया है। तो ये पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र को लगाम लगाने के उद्देश्य से के संदर्भ में भी जो भारत और अफगानिस्तान का जो कोऑपरेशन है वो मददगार साबित होगा। स्ट्रेटेजिक रूप से भी जो है हम जी, तालिबान की सरकार के साथ हमारे संबंध अगर सुधरते हैं तो पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र के ऊपर और अधिक उसके ऊपर ठीक लगाम है। लगाना, उसके ऊपर दबाव बनाने में हमें बड़ी मदद मिलने जा रही है। और आप जानते हैं कि अभी भारत अब अफगानिस्तान में जो डैम्स हैं, उसके जो प्रोजेक्ट्स जी, हैं, उसको उसमें अपने फिर से कोऑपरेशन को गहरा करने जा रहा है। और भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही सिंधु नदी का जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, एबेंस में डाल दिया था। और वहीं अब तालिबान भी जो पाकिस्तान में पानी वहां की नदियों से चला जाया करता था, उसको अपने लिए इस्तेमाल करने की मंशा रखता है। और उसमें भारत उसको सहयोग करने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान का जो आतंक परस्त उसका रवैया, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे भारत हो, उसके प्रति जो है, उसके ठीक है संदर्भ में भी भारत और तालिबान की सरकार का जो कोऑपरेशन है वो बहुत मददगार साबित होगा। तो आने वाले समय में भारत और तालिबान की सरकार के संबंध और भारत और अफगानिस्तान के ओवरऑल संबंधों का जो भविष्य है वो बहुत ही वो अच्छा कम देखता हो हूं जाएगा। मैं और बेहतर देखता हूँ। जी। ठीक है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि क्या होता है। लेकिन जी। ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है भारत के बिना कोई सार्क जैसा संगठन बनाने की। लेकिन फिलहाल तो लगता है कि नहीं, लेकिन फिर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, आप आए धन्यवाद। और इस मुद्दे धन्यवाद। पे बात धन्यवाद। रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, धन्यवाद। थैंक यू जय सर, हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश जी। नमस्कार।